छोटों को राम राम, बड़ों को जय श्री राम, और बहनों को राधे राधे, और छोटे बच्चों को प्रणाम। आपण कसे आहात? मस्त मस्त मस्त। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि बस क्या बताएं, बताने को कुछ नहीं है, शब्द नहीं है। ऊपर चांद है, गोदावरी का तट है, और बाबूराव देशपांडे जी की ये 99 व्याख्यान माला में आमंत्रण मिला। दौड़ी आई, भागी आई, इतना अच्छा लगा कि मुझसे ज़्यादा बड़ भागा कौन होगा। इतने बड़े बड़े लोग जहाँ आते हैं वहाँ आज मुझे खड़े होने का सौभाग्य मिला। तो आभार देती हूँ इस व्याख्यान माला से जुड़े सभी लोगों का, और आप एक एक जन का जो यहाँ पर समय निकाल कर आए, बहुत आभार देती हूँ। 9वीं व्याख्यान माला है और विषय है प्रदर्शनकारी कला। तो जब बात प्रदर्शनकारी की आती है जिसमें दर्शन छुपा है, तो क्यों ना हम लोग पहले कुछ देख लें फिर बातचीत करें। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं नहीं, अच्छे से, बढ़िया से। जय श्री राम। हाँ, तो क्यों ना हम लोग आज जय श्री राम, राम के रंग में रंगते हैं, और एक छोटी सी प्रस्तुति पहले करके फिर प्रदर्शनकारी कलाओं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, सब जानते हैं, सब गुनगुनाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों के मानस में वो बैठे हुए हैं। तो आइए हम सब रंगते हैं राम के रंग में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री रामचंद्र
आजान भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषण आजान भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामाद खल दल वृंदम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री तो जब बात प्रदर्शनकारी कलाओं की हो तो दर्शन जरूरी था ना। इसलिए जरूरी था क्योंकि मन में ऊर्जा भरी तो जोर से ताली बजाइए। ये बात, बस यही महत्व है प्रदर्शनकारी कलाओं का हमारे समाज में। मन में क्या उत्साह भर देते हैं, क्या भावना भर देते हैं। असत्य को छोड़ के सत्य की ओर जाने की राह दिखाते हैं और ढेर सारी कुरीतियों को किनारे करके आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। प्रदर्शनकारी कलाओं को कैसे हमारे समाज में स्थान मिला, क्या उसका इतिहास था, इतिहास के पन्नों पर भी चलेंगे जिनमें बहुत बहुत धूल जम गई है। उसको हटाकर देखेंगे कि कैसी हमारी कलाएं हैं, कितनी सुंदर कलाएं हैं। मैं चूँकि व्याख्यान माला है इसलिए पीपीटी के द्वारा एक प्रदर्शन आपको दिखा रही हूँ जिसमें स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी लेकिन मैं बात हिंदी में करूँगी। में क्या स्थान है। जब हम बात करते हैं प्रदर्शनकारी कलाओं की, पहले तो एक ये बड़ी अच्छी मज़ेदार बात है कि ये प्रदर्शनकारी कलाएं तो अब हम लोग कहते हैं इसको, जब से यूनिवर्सिटी सिस्टम में आए या एक सिस्टम में आए। पहले तो सिर्फ कला और कला ही थी। ललित कला, स्थापत्य कला और इनके भी विभाजन नहीं थे। हाँ, पुरानी पुस्तकों में हमें पढ़ने को ज़रूर मिलती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ दो ही अक्षर थे, क और ला। यानी हमारे मन के जितने उद्गार थे, जितने भाव थे, उनको हमारे घर की स्त्रियां, पुरुष लोक भाषा में, लोक रंग में जिस तरह से रंग सकते थे, गढ़ सकते थे, बस वो कला थी। चाहे वो माला बनाने की कला हो, चाहे घर में सब्जी काटने की कला हो, वो भी कला कहलाती थी कि सब्जी को एक सा काटना। आलू कैसे कटेगा तो गोभी कैसे कटेगी। मैं ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ
कि हम लोग जानते ही नहीं, अनजाने में हम लोग घर में सुबह से उठते ही किस तरह से कला को अपने साथ जुड़ा हुआ पाते हैं और उसमें निखार लाते लाते और उसको एक दिन इस तरह से प्रदर्शनकारी कलाओं के रूप में हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके अंदर गायन है, वादन है, नृत्य है, लोक है। लोक कहने को तो यहाँ पर फोक सिर्फ 4 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये लोक इतना बड़ा है, इतना विस्तारित है कि हम उसको छू भी नहीं सकते। जितना पढ़ना शुरू करते हैं या जितना जानने की कोशिश करते हैं उतने ही लोक के रंग में रंगते जाते हैं। चाहे वो गाना हो, चाहे बजाना हो, ढोलक हो, हर जगह के लोकल वाद्य हैं, हर जगह के हर भारत तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें जितने राज्य हैं उन सब के अपने गाने हैं, अपने बजाने हैं, अपने वाद्य हैं, अपने नृत्य हैं, अपने नाट्य हैं। थिएटर ऐसी कला है जो हमारे साथ बहुत शुरू से जुड़ी रही और जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको आते साथ ही दिखाया कि किस तरह से एक सूत्रधार अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कैसे जोड़ता चलता है कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ सब परिचय दिया, बात करी एक विदूषक के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में, एक कलाकार के रूप में कि देखिए प्रदर्शन इस तरह से होता है, कलाएं ऐसे आगे बढ़ती हैं। नाटक, नौटंकी, स्वांग, भरत, अनेक अनेक विधाएं हैं जिनके नाम हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो बहुत पुरानी बातें अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे तो वही चीज़ें मिलती हैं कि जब से मानव आया उसने हाथ पैर हिलाए, बातें की, जैसे देखा वैसे ही बोलने लगा, तरह तरह के शब्द बने और फिर धीरे धीरे वो गाने लगा। सबसे पहला गाना बच्चा जब जन्म लेता है तब वो कभी भी ए चिल्लाता, उसके साथ ही कैसे बोलता, तरह तरह से बच्चा रोता है और वहीं से वो स्वर उसकी वाणी में आ जाते हैं और वो फिर तरह तरह के गाने गाता है, जीवन में आनंदित होता है। इसको ये जो 4 भागों में मैंने यहाँ पर लिखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और भारत की स्वतंत्रता के पहले की बातें और बाद की बातें, ये सब मेरी बातों में आगे मैं बढ़ाती चलूँगी। जब हम सभ्य हो गए, एक समाज में रहने लगे, तो सबसे पहले शुरुआत हुई मंदिरों से, ऐसे स्थानों पे जहाँ पे सारा दिन का श्रम करने के बाद लोग इकट्ठे होते थे, भगवान के दर्शन करते थे और वहाँ चल रहे भजन और कीर्तनकारों का जो भी सत्संग चल रहा होता था, जो अभंग गा रहे होते थे, जो संकीर्तन स्वर बार बार गुनगुना रहे होते थे, उसको सुनते थे और दिन भर का श्रम और थकान मिटा देते थे। तो आइए हम चलते हैं एक ये अयोध्या में किस प्रकार करंट में, हेलो, तो किस प्रकार से वो लोग आज भी, ये अभी 10 साल पहले का ही एक वीडियो है, आज की समस्याओं को एक कलाकार प्रदर्शन करके किस तरह से माँ भी बन रहा है, बच्चा भी बन रहा है, रानी बन रहा है। मैं चूंकि कथक मेरी विधा है तो मैंने सबसे पहले यही चुना कि मंदिरों में किस प्रकार प्रदर्शन किया जाता है और कथक में विशेष रूप से अब इसमें धीरे धीरे वो लोग चीज़ें बढ़ाते जाते हैं कि घुंघरू पहन के पैर भी चलाते हैं, अभिनय भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए गौर करने की बात है कि किस प्रकार से एक कलाकार सारे काम कर रहा है, वो गा भी रहा है, पैर में वाद्य रूपी घुंघरू उसके पैर में है तो वो बजा भी रहा है और नृत्य भी कर रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर वो हाथ से भी पैर
पैदा करते हैं कलाकार, जिससे जो दिन भर की थकान है वो दूर होती जाए और उनको आनंद आए। क्योंकि पहले तो मोबाइल भी नहीं था और कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे कि वो मॉल में जाए या कुछ और करें। तो हमारे सभ्य समाज ने खुद ही अपने समाज के बीच से किस प्रकार प्रदर्शनकारी कलाओं को बढ़ावा दिया और तरह तरह के रूप इन कलाओं ने धरे। आगे चलते हैं, मंदिरों की ही बात हो रही है तो देखिए एक तरफ अयोध्या में वही नृत्य हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और ये जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का एक दृश्य है। वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी कलाएं किस प्रकार से लोग देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और वाह वाह कह रहे हैं। इन कलाओं ने हमारे जीवन में किस तरह से घर किया हुआ है, एक गहरी पैठ बनाई हुई है। देखिए वीडियो दिखाओ, उसके पहले कुछ बातें हम लोग करते हैं कथा वाचन और कथा शैली की। जब इन कलाओं ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की तो शुरुआत हुई थी, जैसा मैंने कहा भी, कि संकीर्तन करते थे। वो करते करते एक जना कथा वाचन करने लगा, और कौन सी कथाएं कहने लगा, जो रामायण में है, जो महाभारत में है, जो हमारे पुराणों में है। और उनमें सब वही कथाएं हैं कि आप किस तरह का आचरण करें, किस प्रकार से अपने समाज को सभ्य बनाएं। तो चाहे वो रामलीला रासलीला हो उत्तर प्रदेश की, चाहे हरि कथा हो महाराष्ट्र गुजरात की, चाहे नर्रा कथा हो आंध्र प्रदेश की, या फिर ओट्टू पट्टा कथा हो केरल की, ऐसे अनेक प्रकार हमें आज भी मिलते हैं जिनमें कथा वचन शैली की जाती है। आसाराम बापू की कथा आप सुनते हैं तो उसी जगह किसी और बाबा की कथा सुनते हैं, किसी भगवत पुराण में पुजारी जो होते हैं वो कथा कह रहे होते हैं। वो कथाएं सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कृष्ण की हो, राम की हो, दशावतार की हो, किसी लीला की हो, किसी वीरांगना की हो, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हो, उन कथाओं में वो सिर्फ कथा ही नहीं कहते हैं बल्कि साथ में संगीत भी चलता है, रोचकता भी जोड़ते चलते हैं और खड़े होकर नृत्य भी करने लगते हैं। न सिर्फ कथावाचक नृत्य करते हैं बल्कि जो एक जनता का हुजूम वहाँ पर होता है, कितनी बार आपने देखा होगा, वो भी नृत्य करने लगते हैं। आखिर क्यों नृत्य करते हैं? वो इतना आनंदित हो जाते हैं, तरंगित हो जाते हैं उसमें, कि जो घर की परेशानियां या समाज से मिले हुए ताने या जितनी असंख्य परेशानियां होती है, इस समय आप अपने आप को भी देखिए तो आप जितनी परेशानियों से सुबह से जूझ रहे होंगे वो सब छोड़ करके आप मेरे साथ मेरे रंग में रंगने के लिए तैयार हैं। है ऐसा? आनंद में है कि नहीं है, ये बताइए। तो बस यही हमारी प्रदर्शनकारी कलाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो हर व्यक्ति के भीतर छुपी बैठी है। बस फर्क इतना है कि मैं आज यहाँ मंच पे हूँ और आप उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर भी बैठे हुए महसूस कर रहे हैं कि अरे ये सारी चीज़ें तो मुझे भी आती हैं। लेकिन एक कलाकार समाज को बहुत सारी चीज़ों में रास्ता दिखाने का काम करता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है और रिवीजन कराने का काम करता है कि ये सारी चीज़ें कैसे भूल गए तुम। और यही काम करते हैं हमारे त्योहार, जिनको हमारे सभ्य समाज ने कैसे एक एक करके मोती की तरह माला में पिरोया है। चाहे वो दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बुद्ध के जन्मोत्सव की बात हो या जैन धर्म के संबंध की बात हो, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ईसाई धर्म में कितने सारे त्योहार हैं, सभी में आनंद है, उत्सव है। और एक बहुत गहरी बात है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उनको कभी ना भूलें। जैसा कि यहाँ पर आज व्याख्यान माला में ये सारी चीज़ें चरितार्थ हो रही हैं, एक बार इस व्याख्यान माला के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं और उनके माध्यम से कितने सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ बात कह रहे हैं, कोई ना कोई एक रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, संज्ञा की बात कर रहे हैं और आनंद देने की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी कलाएं तो सर्वप्रमुख है। तो अब ये अगला प्रसंग है रावण मंदोदरी प्रसंग, और इसमें भी कथावाचन शैली में नृत्य किया गया है। और ये महाराष्ट्र की ही सुप्रसिद्ध
नृत्यांगना है, आप सभी जानते हैं, राजश्री शिर्के दीदी, उनका ये प्रसंग है जो मुझे बहुत प्रिय है। तो जब मैं यहाँ के लिए पीपीटी बना रही थी तो मुझे लगा कि ये प्रसंग ज़रूर दिखाना चाहिए कि देखिए कितनी ऊर्जा है इसमें और क्या बात है। इसमें नाटक है, गायन है, वादन है, क्या नहीं है, कौन सी कला इसमें हमें नहीं दिखती। प्रदर्शनकारी कलाएं तब कहलाईं जब मंच में इनको स्थान मिला, रंगमंच बने और ढके हुए मंदिर के प्रांगण से निकलकर ये जब ऐसी जगह पर आई जहाँ पर इस तरह के मंच बने होते थे या चबूतरा बना होता था या वो ढके होते थे, रंग मंडप, जिनकी बहुत सारी विशद रूप में अध्याय 3 में चर्चा नाट्य शास्त्र में भी की गई है। ये पूरे व्याख्यान में अगर मैं आचार्य भरत मुनि को याद नहीं करूं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि आज जिन कलाओं की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, उसमें आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र 4 वेदों के बाद 5वें वेद की तरह पूजा जाता है। विशेष रूप से हम कलाकारों के बीच में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से एक एक चीज़ लेके, गान, साहित्य, रस और अलंकार लेकर के 5वें वेद नाट्य वेद की स्थापना हुई और उसमें 36 अध्याय हैं और एक एक अध्याय इतना विशद है कि जिसको पढ़ना जितने भी गुणीजन बार बार पढ़ते रहते हैं वो फिर भी कहते हैं कि अभी तो शुरुआत ही हुई है इसको पढ़ने की। और कल्पना कीजिए कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ईसा से 3री 4थी शताब्दी पूर्व भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को एक रूप दे दिया था, आकार दे दिया था। यानी इस समय हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और ये ईसा से 3री शताब्दी पूर्व का ग्रंथ है जो आज भी समसामयिक है। आज भी हमें उसको बार बार देखना पड़ता है कि अच्छा इतनी गतिविधि भेद है तो इतने भ्रू भेद है, इतने कटि भेद हैं और इतने हस्त संचालन है, और उसके बाद कुछ नया नहीं उपज पाता है क्योंकि उसमें परिपूर्णता के साथ जो चीज़ें ऋषियों ने कह दी हैं उसी की प्रैक्टिस करने में आज भी लोग लगे हैं और खोज कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी कलाएं रंग मंडप के आने के बाद उसका नामकरण हुआ और चीज़ें हुई, लेकिन पहले तो जो कथाकार के बाद लोक नाट्य आए, जो घर घर और जन जन में हर प्रदेश के हिसाब से आए, उसमें से एक है रामलीला। देखिए रामलीला की एक छोटी सी झलकी जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में बहुत बड़े रूप में आज भी की जाती है। ये विधाएं लुप्त हो रही थी, लेकिन इसको उत्तर संगीत नाटक अकेडमी, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करके इनको फिर से पुनरुत्थान की ओर ले जा रहे हैं। भैया आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन है आज तो। क्यों महाराज? ये सब बधाई देने के लिए आए हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। चलो देखेंगे कितना अच्छा है। देखिए भैया, दूर दूर से महाराज आ रहे हैं
सूत्रधार है। पिछले साल है ना, सबसे पब्लिक बैठी, अब छत भी तो छोटी हो गई। वहाँ से देखे करे छत कैसे तो कहा होगा, भाई दरबार लग रहा है जनक को, सीधा संभल होगा, आज भी याद आ गई भैया, याद आ गई। रामलीला में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राम की कथाओं को लेकर ये लोग मंचन करते हैं और विशेष रूप से दशहरे के समय रावण वध के साथ इसका समापन होता है। कई स्थानों पर तो एक एक महीने की रामलीला चलती है। इसके साथ ही मैं ये भी जानकारी आपको बताती चलूं कि वाराणसी के रामनगर में आज भी पेट्रोमैक्स में रामलीला खेली जाती है 1 महीने तक, जिसको देखने के लिए सैकड़ों विदेशी आते हैं और उस पर शोध करते हैं तरह तरह के, और बिना माइक के बहुत बड़े बड़े मैदानों में रामलीला खेली जाती है। आगे चलते हैं। गुजरात का भवई, ये भी लोक नाट्य की एक शैली है और इसमें देखिए किस तरह से कितने तरह के वाद्य बज रहे हैं, सब जगह की गायन शैली अलग है, लोक में जो भी प्रचलित है वो सारी। और ये भी देखिए कि ये वही साधारण कपड़े पहने हैं जो एक आम जनता पहनती है, यानी पूरी तरह से लोगों के बीच से उठकर लोग आते हैं और इनका मंचन करते हैं। अब जो वाद्य बजा रहा था वही उठ करके नाटक खेलने लगेगा और फिर बैठ करके वाद्य बजाने लगेगा। देखिए वही उसने जूते भी उतार दिए अपने। एक ये भी बड़ी मजेदार बात है कि पूरे भारत में जितने भी लोक नाट्यों को हम लोग देखते हैं, उसकी जो समापन होता है, जैसे अभी यहाँ हुआ थेई तथेई तथेई थेई, 3 अंकों में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसी में आकर के हर चीज खत्म होती है और फिर शुरू होती है और फिर 3 पे आके खत्म होती है। और ये सिर्फ भवाई में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, जितनी लोक नाट्य शैलियाँ हैं, चाहे वो केरल की हो, चाहे तमिलनाडु की, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, सब में यही चीजें एक सूत्रता से बांधे हुए हैं। चाहे भारत का कोई भी कोना हो, चाहे यात्रा हो बंगाल की, वहाँ के लोक वाद्य वो बजाएंगे, लोक गान करेंगे, लोक नृत्य करेंगे, लेकिन उसका सम पे आने का तरीका एक ही होता है। आगे चलते हैं लोक नृत्यों की ओर। लोक नृत्यों की तो इतनी बड़ी थाती है कि जिस राज्य को उठाकर देख ले वहीं पे लगता है कि हर थोड़ी देर में कहा भी जाता है कोस कोस पर बानी बदले 20 कोस पर बानी, तो हर थोड़ी दूर पर जाकर के कपड़े, बोली, भाषा, खान पान सारी चीज़ बदल जाती है। तो भला नृत्य या हमारी कलाएं कैसे पीछे रह जाती। तो देखिए महाराष्ट्र की लावड़ी, जोरदार ताली जरूर बजेगी, आपका उत्साह देखने को मिलेगा और मुझे ये भी लगेगा कि कितनी देर और बोलना है। ये हम लोग देखते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पुरानी बात अगर करें तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऋषि मार्कंडे राजा वज्र से कहते हैं, राजा वज्र ऋषि मार्कंडे से कहते हैं कि मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा मूर्ति बनाना चाहते हो, बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मूर्ति तुम बनाओ, लेकिन उसके पहले ऐसा करो चित्र बनाना तो सीखो, चित्र बना लोगे तो मूर्ति बना लोगे। तो राजा चित्रकार के पास गए, उन्होंने कहा मुझे चित्र बनाना है क्योंकि मैं मूर्ति बनाना चाहता हूँ। उसने कहा बिल्कुल आप चित्र बनाइए, लेकिन ऐसा करिए कि उसके पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि गाया कैसे जाता है, गायन कैसे होता है। तो उसने कहा गाने से चित्र का क्या संबंध, मूर्ति का क्या संबंध। तो उसने कहा कि जब आप गाना सीखेंगे, आप गाएंगे, तभी तो उसकी मूर्ति बना पाएंगे, किस तरह से क्या आकार भर रहे हैं, क्या स्वर भर रहे हैं। गायक के पास गए तो उन्होंने कहा बिना वादन के तो आप गाना नहीं सीख सकते, तो जाइए
वादन सीखिए। वादक के पास गए तो उसने कहा नृत्य सीखना पड़ेगा, नृत्य सीखेंगे तो गायन वादन सब आ जाएगा। नर्तक के पास गए तो उसने कहा साहित्य की जानकारी आपके पास है कि नहीं है। राजन बोले नहीं, मुझे तो मूर्ति बनानी थी, ये किस किस के पास आप लोग सब मुझे भेज रहे। फिर वो साहित्यकार के पास जब गया तो उसने सारी चीज़ बताई कि जब आप साहित्य को जानेंगे, उसके रस में आकंठ डूबेंगे, तभी तो आप गा पाएंगे। जब गा पाएंगे तो बजा पाएंगे, बजा पाएंगे तो नृत्य कर पाएंगे, नृत्य कर पाएंगे तो चित्र बना पाएंगे, चित्र बनाएंगे तभी मूर्ति बना पाएंगे। जब ये भेद राजा को समझ में आया तब फिर उसने सारी कलाओं को क्रमवार सीखा और फिर अंत में मूर्ति बनाकर ऋषि के समीप गए। तो ये कलाएं किस रूप में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन रखती हैं, जुड़ी हुई है, ये इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे मंदिर ही हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब के बारे में इतना सुंदर बताया है कि बाहर आप देखते हैं तो वहाँ इतने सारे प्रसाद की और मालाओं की दुकान होती है, तरह तरह की मालाएं मिल रही होती हैं। क्या ये मालाएं भी बिना कला के आ सकती हैं, बिना रंग संयोजन के आ सकती हैं कि पीले के बाद लाल, लाल के बाद सफ़ेद लगेगा तभी ये सुंदर लगेगी माला? या आज मूर्ति ने किस तरह का श्रृंगार किया है, पुजारी ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसे हार पहनाए हैं, कैसे शिवलिंग को वो तरह तरह के रूप दे देते हैं, ये सारी चीज़ों में कलाएं निहित है। चंदन घिसने में भी, फूल चढ़ाने में भी, बोलने में, चलने में, हंसने में, बात करने में। इसीलिए तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं और प्रदर्शनकारी कलाओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मन का जो रंजन करती है वही ये कलाएं हैं। तो अब उत्तर प्रदेश का चरकुला देखते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जब राधा का जन्म हुआ था तो उनकी नानी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने दिए के ऊपर, रथ के पहिए के ऊपर ढेर सारे दिए सजाए और माथे पर रखकर नृत्य करने लगी। सोचिए, हर नृत्य के पीछे बड़ी बड़ी हमारी परंपराएं छुपी हैं और कलाएं छुपी हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में हम देखते हैं और आनंद मनाते हैं। मंच पर आने के बाद सभी कलाओं का मंचीयकरण हुआ, जिसके कुछ वीडियोस आपको दिख रहे हैं कि रंगमंच पे किस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, कलाकार वो भी सीख रहे हैं। और बहुत सारे अनगर कलाकार हैं, जैसा आपने अयोध्या के मंदिर का नज़ारा देखा था, आज भी वो कलाएं भी प्रचलित हैं और मंचीय कलाएं। दिए जलते हैं इसमें और बहुत वजन होता है, लगभग 25 से 30 किलो का वजन होता है, जो कितने आसानी से हंस हंस के ये आनंद मनाते हुए नृत्य कर रही है नर्तकी। आगे चलते हैं। ये है ढेड़िया नृत्य, जो राम के वनवास को खत्म करके जब वो सीता जी को लेकर लौट रहे थे लंका का नाश करके, तब ये अयोध्या और उसके आसपास के इलाके में ढेड़िया नृत्य करने की प्रथा आरंभ हुई। दिए को हाथ में लेके, माथे पर मटकी में लेकर के, और इसमें राम के गुणगान वो लोग करते हैं। सभी लोक परंपराएं हमारी कथाओं से जुड़ी हुई हैं। चिमटा, ढोलक, ढोलकी इसमें बज रही है। ये देखिए, ये बुंदेलखंड का दिवारी नृत्य है और बच्चे से लेके बुढ़े तक में कितना उत्साह है इसमें नृत्य करते समय। देखिए, और किस तरह से पुराने बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी को इन नृत्यों को सौंप रहे हैं, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। दिवाली के समय यह किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन।
रचले थे, छाऊ थावड़का कलरी पैटू। और देखिए ये दीवारी पे आप देख ही रहे किस तरह से डंडे के साथ ही खेल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और अपनी आत्मरक्षा भी कर रहे हैं। ये देखिए लगभग 80 के ऊपर ये वृद्ध हैं जो अपने उत्साह को रोक नहीं पाए, क्योंकि बचपन से इस नृत्य में ऐसे रंगे होंगे। ये प्रदर्शनकारी कलाएं न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी हष्ट पुष्ट रखती हैं। देखिए ये स्टेप जब किसी ने नहीं किया तो वो जो सबसे बड़े दल के मुखिया थे उन्होंने आकर कहा, और वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से असंख्य नृत्य है, कितने दिखाएंगे, पूरी रात निकल जाएगी, कल का दिन निकल जाएगा। हम लोगों की जो पारंपरिक कलाओं की थाती है वो बहुत बड़ी है, फिर भी मैं जितने मोती सहेज पाई मैंने सहेजे। और ये एक बहुत सुंदर दृश्य है हमारे बनारस के घाट का कि कार्तिक मास में किस प्रकार महिलाएं सुबह भोर में 3 बजे उठकर आती हैं, नहाती हैं और गंगा से अपने सुहाग के लिए, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। ये आज भी परंपराओं के रूप में सारी चीज़ें चल रही हैं। किस कला को कम कहेंगे, किसको ज़्यादा कहेंगे, हर कला में कितनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं। और जो हमारी परंपराओं की सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आप देखिए घर का बड़ा बुजुर्ग भी इसमें है और सबसे छोटा बच्चा भी है, ताकि वो सारी चीज़ों को सीखता चले कि आगे उसे संभालना है। ये तुलसी घाट का दृश्य है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठकर रामायण लिखी थी। कार्तिक मास में वहाँ पर दीप दान करने की प्रथा है। वहाँ पे क्या सभी जगह पर है, गोदावरी के तट पर भी ज़रूरी समा होता होगा कार्तिक महीने में। आकाश दीप जलाते हैं पितरों के लिए और फिर सुबह उठ के स्नान करके इस प्रकार गायन वादन पूजा अर्चना इत्यादि चलता है। ये एक छोटा सा प्रयोग मेरा खुद का ही किया हुआ है कथक पुतली का। ये भी किस तरह से कलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, मर्ज हो रही है, कथक को कठपुतली के साथ जोड़ते हुए ये एक प्रयोग किया था जो पूरे विश्व में बहुत पसंद किया गया और इसके पूरे भारत में बहुत शोज हुए हैं। काट की होती है पर ये जीवंत है और किसी एक क्लासिकल डांस के साथ जोड़ते हुए, ऐसा सिर्फ यही नहीं अनेक ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। धन्यवाद। ये कठपुतलियाँ हैं जो जीवंत हैं और कथक करती हैं, तो बहुत रोचक है। फिर कभी जब भी मौका होगा तब इस पर और चर्चा कर सकते हैं। वाई परफॉर्मिंग आर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, दृश्य देखे इतने कम समय में, जितना हम लोग विचरण कर सकते थे अपनी पुरानी से लेकर नई चीज़ों तक। इसके बाद ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ आती हैं कि सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशंस, हम खुद को जानते हैं, खुद के बारे में पढ़ते हैं, खुद से अर्थ है कि जितने हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या चीज़ें हमारे लिए संभोई हैं या हम क्या आगे करेंगे। ये कथक पुतली दिखाने का मेरा यही आशय था कि पुरानी चीज़ों में, मंदिरों से लेके आज हम, और इस बहुत अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कलाओं के मामले में, लेकिन कितनी चीज़ों को समेटते, इसलिए छोटे छोटे ग्लिम्स लेने की कोशिश की
कि किस तरह से हम जाने अनजाने अपने इतिहास को जानते हैं, शिक्षा लेते चलते हैं इन सब कलाओं से और आगे आने वाली भावी पीढ़ी पर सौंपते जाते हैं। क्रिएटिविटी, कितनी चीज़ें हमारे अंदर छुपी रहती हैं जिनको हम कला के माध्यम से निकाल सकते हैं। संभवतः मैंने इस तरह से लेक्चर पहले कभी ना दिया हो, जबकि अनेक जगह, और मैं चूँकि पढ़ाती हूँ तो मेरा तो रोज़ ही काम है बोलने का या विद्यार्थियों के साथ बात करने का, व्याख्यान देने का, लेकिन संभवतः आज जो क्रिएटिविटी निकल के आ रही होगी स्पॉन्टेनियस, वो कल नहीं आई होगी, और जो कल आएगी वो आज नहीं होगी। तो कलाओं में इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंदर बैठी हुई खूबियों को, बातों को, हमारे अंदर की सोच को किस तरह से एक सुंदर रूप दे करके आपके समक्ष ले आती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है कि हम भी कुछ ऐसा करें या कर जाए। आर्ट लीड्स टू हेल्दी एंड कल्चरल डिस्कशंस। ये जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि कलाओं की बात हो रही है, कलाओं के रंगों को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चुन रहे हैं, उसकी सुगंध का आनंद ले रहे हैं और खुद भी आनंदित हो रहे हैं। आखिरी है वही जो आप और हम आज यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, एक समाज के कुछ लोग, भले ही वो मुट्ठी भर क्यों ना हो, पर उन लोगों के साथ बात करके, क्योंकि जो कलाएं हैं वो सभी को, हर जने में कला छुपी हुई है, पर किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में चित्रकारी को लेकर है तो कोई मूर्ति शिल्प की ओर रुझान उसका हो जाता है, तो किसी को साहित्य में आनंद आता है, कोई कविता कहता है तो कोई लेख लिखता है, कोई बातें करता है तो कोई हंसी के फुव्वारे छोड़ता है। हर तरह से अपने अंदर निखरी हुई चीज़ों को और कैसे कैसे ब्रशिंग करके हम आगे ले आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। और एक जो लालसा हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, कि हम अपने को किसी दूसरे से अलग दिखा सकें। यहाँ तक कि रसोई में भी आप देखिए 4 महिलाएं काम कर रही होंगी तो वो अपनी डिश को, अपने जो व्यंजन बना रही होंगी, उनको ऐसा कुछ ना कुछ अपना सीक्रेट डाल देंगी कि घर में सभी लोग कहेंगे अरे वाह, इसके हाथ में क्या बात है। तो ये जो एक अंदर छुपी हुई चीज़ होती है कि मैं और अच्छा करूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कलाएं ही हमें जागरूक बना सकती हैं और आगे सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। एक बच्चे में जो विश्वास आता है, जो वो घबराहट है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। चिल्ड्रन हैव एक्सप्रेस फीलिंग मोर काम, लेस एंशियस एंड अ फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट व्हेन दे हैव रिविजिटेड देयर क्रिएशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। देखिए कितनी सारी कार्यशालाएं लगती हैं, जब आपका बच्चा वहाँ जाता है तो जब लौटता है वो कितना खुश होता है। महसूस किया आप लोगों ने इस चीज़ को? वो इतना खुश होता है कि आज मैंने ये किया, उसकी बातें ही नहीं खत्म होती। जो हमेशा गुमसुम चुप रहता था, वो इतना खुश होता है कि आज मैंने ये किया, ये किया। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि हमारी जिम्मेदारी आज मोबाइल में जिस तरह से बच्चे घुस गए हैं, या फ्री फायर में, या इस तरह के गेम्स से, उनसे फिर बाहर उनको निकालने के लिए हमारी कलाएं ही हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, निभाती थी और निभाती रहेंगी। परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। तरह तरह की चीज़ें सोचने को मिलती हैं। They present different challenges all the time and children have to come up with their own ways of overcoming these challenges। जो बात हम करते हैं हमेशा आर्ट ऑफ लिविंग की, जीवन जीने की कला, या कौन सी शैली अपनाएं, क्यों हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हम एंशियस हो रहे हैं, क्यों हम चिंतित हो रहे हैं, इसमें कलाएं बहुत हद तक ओवरकम करती हैं। मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया, आप सब ने भी किया होगा, लेकिन चूंकि माइक मेरे हाथ में और बोल मैं ही रही हूँ तो मैं इसलिए अपनी ही बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जीवन, सबके जीवन में उतार और चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में कोई ना कोई कला होती है, दामन में कला बंधी होती है, तो हम उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं और थोड़ी देर को, क्षण भर को उन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। वही हमें रास्ता दिखाती हैं आगे और भली तरीके से जीवन जीने का। पावर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्रामा, जिन पर अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में, प्रदर्शनकारी कलाओं में स्पोर्ट्स को भी लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स प्रदर्शनकारी कलाएं नहीं है, वो पूरी तरह से व्यायाम और खेलकूद है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंड अबाउट आवर कल्चर हेरिटेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ईच पर्सन हु बिलोंग्स टू वसंतराव देशमुख व्याख्यानमाला। और जो भी यहाँ पर विद्वजन, सुधी श्रोता, रसिक पधारे हैं, उन सबको मैं पुनः बार बार आभार व्यक्त करती हूँ कि आप बहुत
मुश्किल है आज के समय में से थोड़ा सा समय चुरा करके यहाँ आना। आप सब आए, बहुत बड़ी बात है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और अगर आप लोग मुझे थोड़ी देर और बर्दाश्त करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ठुमरी से समापन करती हूँ इस लेक्चर का। जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करते हैं कि ये कलाएं कितना हमें आनंदित कर देती हैं, और जब दिमाग से हमारे एंड्रोफिन्स वगैरह निकलते हैं तो हम एक खुशी का अनुभव करते हैं। कैसे, देखिए, एक छोटी सी 3 मिनट 4 मिनट की ठुमरी है। इसमें सखी या राधा कृष्ण से कह रही है, ना छेड़ो ना छेड़ो, करो ना बरजोरी। कृष्ण की जो छेड़छाड़ है वो सर्वप्रिय है, लोकप्रिय है। तो यहाँ पर मैं भी उस छेड़छाड़ का एक रसानुभूति आप लोगों को कराने का प्रयास कर रही हूँ। इसी के साथ मैं यही इस खूबसूरत विषय को विराम देती हूँ, जो कि विराम तो दिया ही नहीं जा सकता, आगे चलता रहेगा। हम लोग भी रिले रेस के इस डंडे को अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे और फिर वो आगे इन कलाओं का परिमार्जन करेंगे, शोध करेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।